कैसे हो? तो स्वागत है आपका इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में। पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन को देखा था। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे और इसी वीडियो में खत्म भी करेंगे। तो बिना देखे स्टार्ट करते हैं। इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन को हमें ज्यादा डीप में फिजिक्स के लिए सीखने की जरूरत नहीं है। तो बिना देखे स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं कह दूं कि मेरा इस वीडियो में ज्यादा ध्यान मतलब फॉर्मूले वगैरह पे नहीं रहने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का ऐसा टॉपिक है जिसको जितना ज्यादा डीप में स्टडी किया जाए, है जितना उसके बारे में जाना जाए, जितना ज्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए उतनी कम है। ये क्लास 12th में मैथ्स में बहुत ही ज्यादा लंबा चैप्टर होता है। पहले इंडेफिनेट पढ़ाते हैं, फिर डेफिनेट को पढ़ाते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं। हमें उन सब चीजों में नहीं जाना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ने हैं। कॉस एक्स, साइन एक्स, इन सब की इंटीग्रेशन देखनी है, एक दो उसके सवाल मतलब ट्राई करने हैं। मेरा ज्यादा ध्यान एलिमेंट लेने पे, एक इसमें ना टॉपिक आता है एलिमेंट हमें लेना पड़ता है शेप्स का, वो मैं बताऊंगा जब उस पे हम आएंगे। पहले हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको हमें बहुत ज्यादा डीप में जाकर स्टडी नहीं करना, हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना है कि हमें फिजिक्स में इसकी वजह से मदद मिल जाए। ठीक है, इंटीग्रेशन काफी ज्यादा यूज आता है, इसलिए हमें इसको फिजिक्स के लिए भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इसे डीप में नहीं जाना। वो तुम क्लास 12th में जब मैथ्स में जाओगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होती क्या है? सिंपली मैं फिर से एक, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में लिया था, यहाँ पे एक ग्राफ ले रहा हूं ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैं फिर से क्या स्लोप लूंगा? नहीं, इस बार कुछ और है। देखो, अब बात समझो। हमारे पास, चलो मैं एक डेफिनेशन बताता हूं। इंटीग्रेशन से बेसिकली मैं करूंगा क्या? मैं इंटीग्रेशन से किसी भी ग्राफ का एरिया निकाल सकता हूं। अब मान लो कोई सर्कल है, तुम्हें इसका एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस होएगा आर। लेकिन ये भी हम देखेंगे जब हम एलिमेंट लेना सीखेंगे। ये भी इंटीग्रेशन से आता है, है? ये हम देखेंगे। पहले ये समझो, एक्चुअली हम इंटीग्रेशन से किसी भी कर्व के अंदर हम एरिया निकालते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम एरिया अंडर कर्व भी होता है। अब मान लो यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप पकड़ो। क्या मैंने यहाँ पे कुछ सोच समझ के पकड़ी? नहीं, कहीं पे भी पकड़ लो। एक देखो, ये y, ये तो ये x1 है, ये x2 है, और इसे तुम y1 कह दो, इसको तुम y2 कह दो, है ना? तो क्या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है? बिल्कुल ठीक है। तो जो हमने करा था ना काम पिछली बार वाला है, वही है सारा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? अब बात समझो, ये स्ट्रिप है, इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। यानी कि तुम कह सकते हो ये जो मतलब इसमें इसकी जो थिकनेस है ये नेग्लिजिबल है। जैसे मैंने कहा था ना, y2 minus y1 is equals to y1 minus y2 is tending to 0, वही वाली कहानी है। तो इस वाली चीज को, इस छोटी सी थिकनेस को एक काम करो, dx बोल दो, है? क्योंकि इसकी लेंथ तुम्हें x एक्सिस में दिख रही है ना, इसकी लेंथ है, और ये चीज तुम्हारी y में है। तो ये तुम्हारी y, मान लो ये y वेरिएबल है। जैसे कि अब मैं मान लो यहाँ की जगह यहाँ पे लेता तो क्या इसकी लेंथ कुछ और होती है? यानी कि y जैसे जैसे हम कर रहे हैं चेंज हो रही है, y चेंज हो रहा है ना? इसलिए मैंने y एक वेरिएबल लिया, कोई इसकी पर्टिकुलर लेंथ नहीं ली। ठीक है, y चेंज होता जा रहा है। ठीक है, और ये dx मैंने बहुत छोटा लिया है, तो ऐसे करके लाखों करोड़ों हमारे पास स्ट्रिप्स होंगी इस एक कर्व के अंदर, है ना? ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अगर मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है कि मुझे इस कर्व के अंदर एरिया निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं ना एक छोटा सा, पहले मैं इसका एक छोटा सा एरिया निकाल लूंगा, और उस छोटे से एरिया को, ये जो हमारे पास छोटी सी हमने स्ट्रिप ली थी ना, पतली सी, जिसका मैंने नेग्लिजिबल थिकनेस dx लिया था, है? ये मैं dA कह देता हूँ,
है, इसका एरिया डीए है। तो ये जो स्मॉल एरिया डीए है, ये एक तरह का, ये जो चीज है इसका, ये जो है, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रही है। ये एक रेक्टेंगल की, ये थोड़ी सी रेक्टेंगल कैसा बन गया, ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रही है, पतला सा रेक्टेंगल, एक पतला सा रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये हो जाएगा वाई डी एक्स। अब अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा काम सिर्फ ये पतली सी स्ट्रिप का एरिया निकालना नहीं है, मुझे पूरे एरिया को निकालना है, मतलब इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया पूरा निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस यहाँ पे दोनों तरफ समेशन लगा दूंगा। समेशन का साइन पता है ना, समेशन हम यूज करते हैं कि किसके लिए, सम के लिए। हमें किसी चीज का सम लिखना हो, किसी सीरीज वगैरह का, मैथ्स में तुम सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे, उसमें भी तुम समेशन का काफी ज्यादा यूज करोगे। समेशन हम एक्चुअली सम के लिए यूज करते हैं, समेशन हम सम के लिए यूज करते हैं। तो हर एक y के लिए d और उसके साथ ये dx है, जब ऐसे इन सबको प्लस कर देंगे हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। अलग अलग y यहाँ पे जाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट के मन में आया, चलो इससे एरिया हमें मिल जाएगा, लेकिन ध्यान से अगर मैं माइक्रोस्कोपिकली देखूं, ये वाली थोड़ी सी जगह, ये ट्रायंगल था, देखो यहां दिखाता हूं, ये जैसे कि ये ऐसे है, रेक्टेंगल तो ऐसा है। तो अगर मैं बात करूं, ये वाला एरिया, ये वाली चीज, ये जो मैंने थोड़ा सा शेड किया है, ये वाला पार्ट तो हर बार रह जाएगा, तो उन्होंने कहा ये समेशन हमारे पास ना पूरी तरह हमें एरिया नहीं दे पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये अब में समेशन डीए हो गया ना, तो ए इज इक्वल टू समेशन वाई डी एक्स है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये समेशन जो है, ये समेशन को हमें किसी से चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने किससे चेंज किया, इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन का साइन है। ये एफ को, मतलब एक तरह का एफ को ऐसे उसकी टांग पकड़ के ऐसे नीचे खींच दो, तो ये लंबा सा जो साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। एफ की टांग पकड़ के उसे नीचे ऐसे खींचो, है, तो ये एक हमारे पास इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। एफ ऐसा होता है ना, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दो ऐसे बस, ठीक है, वाई डी एक्स। बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब ये हमारे पास पूरी चीज नहीं है, इसमें तुम्हें लिमिट्स भी डालनी पड़ती है। हम दो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंडेफिनिट और डेफिनिट। ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क मैथ्स में आता है, हाँ उसमें काफी फर्क होता है, लेकिन इसमें हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसमें हमारे पास लिमिट्स भी होंगी, डेफिनेट में हमारे पास लिमिट्स भी होंगी। x1 से लेके x2 तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है, तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे चेंज हुआ कैसे नहीं हुआ वो हायर मैथमेटिक्स की बात है, हमारे स्कोप से बाहर है, तो हमें उसको जानने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें ज्यादा ना मैथ्स में ज्यादा हम डीप में जाके स्टडी करते हैं, इसमें हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसे 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 करके एरिया होता है। तो अब हम थोड़े से ना फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें ज्यादा मतलब हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ लिया। अब हम एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा होते हैं। डिफरेंशिएशन, और बहुत बड़ी एग्जांपल हम फिजिक्स में देखते हैं कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मान लो कोई इक्वेशन में दे रखी है, उसकी उसकी मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाती है, और वेलोसिटी की अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। ठीक है, एग्जांपल देखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या, tan x की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan x प्लस सी तो कांस्टेंट है, हम अभी देखेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होती क्या है, इसमें हमें लिमिट्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम लिमिट्स नहीं डालते, हम उसकी जगह जो भी आंसर आता है उसमें एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, i इज इक्वल्स टू एक्स एन dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, dx हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम बस उसको शो करने के लिए यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा
यहां लिख देता हूं, n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करते हैं, हम लिमिट्स नहीं डालते, लिमिट्स की जगह हम हर जो भी आंसर आता है उसके अंदर एक ना कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये एक फंक्शन है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये dx हम दिखाते हैं कि हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, बाकी चीजों को हम कांस्टेंट लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होती है x n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्लस सी मैंने ऐड किया भाई क्योंकि मैं लिमिट्स नहीं डाल रहा, बस इसका कि क्या नाम है, इसका लॉजिक तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। एंड एक्चुअली यहाँ पे हमें लिमिट से बता तो कुछ आगे ऐड हो सकता है, इसलिए हम मान के चल लेते हैं, इसलिए हम प्लस सी ऐड कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, लिमिट्स नहीं डालते, उसमें हमें लिमिट्स की जरूरत नहीं होती, हम जो भी आंसर आएगा उसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। कैसे? प्लस सी करके। तो मान लो ये आई इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स, ये करना है, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ये प्लस सी हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जो हम ना इनडेफिनेट में यूज करते हैं। जब हम लिमिट्स डालेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें बस प्लस सी ऐड कर दो। कई बार क्वेश्चंस में हमें कुछ कंडीशन देके प्लस सी की वैल्यू निकलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होएगा है, हमें ज्यादातर इस प्लस सी की वैल्यू नहीं पता, हमें प्लस सी की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक है, ये होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ और फॉर्मूला अभी देखते हैं, तब तक हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये इंटीग्रेशन करनी है, ये हो जाएगी x4 अपॉन 4, ये आंसर। ये मान लो x की पावर -1/3 dx, ये हो जाएगा x की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, बस क्या करना है, ये n में एक ऐड कर दो ऊपर ही पावर में, और उसी चीज को नीचे लिख दो, उस बड़ी हुई एक से बड़ी हुई पावर को नीचे लिख दो है डिनोमिनेटर। ठीक है, बस इतना करना है। देख लो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, फिर और फॉर्मूले देखते हैं उसके बाद। 5/3 इसकी इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगी 5/3 प्लस 1 अपॉन 5/3 प्लस सी। मान लो ये इंटीग्रेशन करनी है किसकी, x² प्लस 3x प्लस 2, इसकी इंटीग्रेशन करो, इस साथ में dx भी लगेगा। ये आ जाएगी, इसकी पहले इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगी x³/3 प्लस, फिर 3 को हम कांस्टेंट मानेंगे। 3 एक्चुअली क्या होता है देखो, मान लो ये ax dx है, ax dx है, तो क्या करना होता है, ax dx है, उसमें ax dx में ये a अगर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थ्री को चलो मैं ना पूरा करके दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली इंटीग्रेशन ना ये प्लस में ना बढ़ जाती है, x dx प्लस 2 dx, यहाँ पे भी dx। ठीक है, ये सारों में ना इंटीग्रेशन एक्चुअली बढ़ गई है,
क्या होगी है, बट की है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे जो x यहाँ पे लिखा था ना, ये इंटीग्रेशन के बाहर लिखा जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या ये 2 नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। 2 को भी चाहे तुम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो, ठीक है, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसे इंटीग्रेशन के बाहर लिख लो। तो ये हो जाएगा x4/4 प्लस 3x² 2 प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखो, मान लो ये ऐसे है, तो यहाँ पे सिर्फ एक 1 है मल्टीप्लाई में, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये x बन जाएगा। ठीक है, ये x बन जाएगा, x प्लस सी। हाँ, साथ में c आएगा। ठीक है, देख, कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, कुछ और बातें कर लें। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x dx, ये आ जाएगी माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस तो इसमें नहीं आता, हाँ, प्लस सी। इंटीग्रेशन चल रही है ये, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू cos साइन एक्स dx, इसमें आएगा माइनस cos x प्लस सी। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में cos x का माइनस साइन x आता था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, या साइन का पॉजिटिव cos x आता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, देखो, अच्छा, i इंटीग्रेशन ex dx, ये ex ही रह जाएगा। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्या लें, 1/x। अब इसमें देखना अगर तुम ना, जो मैंने फॉर्मूला बताया ना xn+1/n+1, उसको लगाने की कोशिश करोगे तो नहीं लगेगा। क्या होएगा, देखो, x-1, इसमें तुम क्या करोगे, कुछ ऐसी पावर बनाओगे और +1 ऐड करोगे, यहाँ पे -1 +1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 है, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, ये हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको बस याद कर लो। इसकी इंटीग्रेशन होती है log x की, log x प्लस सी, log x को या ln x को, क्योंकि यहाँ पे log का जो बेस होता है वो e होता है, इसलिए हम ln x लिखते हैं। ठीक है, ln x प्लस सी। ठीक है, देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह हम यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक और, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बाई पार्ट्स, है बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में क्या होता है, ये हमारे पास मान लो ये u डॉट v, दो मान, ये देखो एग्जांपल देखो, इसका पहले x cos x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो नॉर्मल फॉर्मूले से नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए हमें बाय पार्ट सीखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत, बस ऊपर ऊपर सीख लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस के कर लेंगे। तो ये हमारे पास, मान लो ये पहला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करो v dx u माइनस इंटीग्रेशन u की डिफरेंशिएशन करो du/dx, साथ में इसे अंदर ही इंटीग्रेट कर दो इसे v को। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई नहीं, बताता हूँ। ये ऐसे लिख दो, बड़ी खतरनाक चीज लग रही है ना, लेकिन इतनी नहीं है। एक्चुअली क्या करना होता है, इसको बस याद करो। पहले पहले हम v को इंटीग्रेट करेंगे, u को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, v को इंटीग्रेट करेंगे, u को एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई में, माइनस पूरे का इंटीग्रेशन, इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन ये है क्या। अब अंदर क्या लिखा हुआ है, ये du/dx, यानी u की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में किसके साथ, है v की इंटीग्रेशन से। u की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई है v की इंटीग्रेशन से। ठीक है, u की डिफरेंशिएशन v की इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई हो रही है, u की डिफरेंशिएशन v की इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई हो रही है। फिर मैंने उसे पूरी चीज, जो चीज मुझे मिलेगी उसे फिर से इंटीग्रेट कर। ठीक है, इसे सॉल्व करना, जो भी आंसर आएगा। इसका एग्जांपल दिखाता हूं, देखो। अच्छा, हमारे पास कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकते।
डिफरेंशिएशन तुम किसी भी फंक्शन को कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। क्यों क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो कोई ऐसा फंक्शन आ गया जो किसी की डिफरेंशिएशन है ही नहीं, है किसी की डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो कैसे इंटीग्रेट होगा? नहीं होगा। ठीक है। अब देखो y इज इक्वल्स टू x cos x dx, इसे इंटीग्रेट करना है अभी जो दिखाया था। इसको कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स लगाएंगे। इसको फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। ठीक है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं वो जो डिफरेंशिएशन वाली चीज है उसमें रिड्यूस हो रही है ना पावर, तो ऐसा फंक्शन लें कि जिसे हम क्या कर पाए, जिसे हम डिफरेंशिएट कर पाए, उसकी पावर कम होती है तो हमारे पास रिड्यूस होता जाएगा, वरना हमें बार बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, उसकी पावर कम होती है। अब जैसे कि मैंने इसे फर्स्ट मान लिया, x को एज इट इज लिख दो और cos x को इंटीग्रेट करो, ये हो जाएगा cos x dx माइनस इंटीग्रेशन, ये dx को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1, साथ में इंटीग्रेशन cos x की। ठीक है। cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन होती है sin x माइनस, ये हो जाएगी 1, तो साथ मल्टीप्लाई में तो लिखो ना लिखो, इंटीग्रेशन cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। dx। ठीक है, ये चीज, इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ रहा है x sin x, ये बनेगी माइनस के बाहर माइनस cos x, तो ये बन रहा है x sin x प्लस cos x प्लस c। ठीक है, ये आ रहा है। देखो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, क्या है? क्या ले? x secant स्क्वायर x dx। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x के secant स्क्वायर x है, तो यहाँ पे पाई पार्ट्स लगाऊंगा, इसे फर्स्ट मानूंगा, ये सेकंड मानूंगा, तो ये बन जाएगा x secant स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x, इस साथ में dx भी है, मैं कई बार dx भूल जाता तो लगा लेना। ठीक है, हो गया। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा tan x, क्यों? secant स्क्वायर x जो है secant स्क्वायर x की अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो tan x ही तो आएगी, क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x होती है, तो उल्टा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x dx, tan x dx। अब यहाँ पे फंस गए हैं, यहाँ पे फंस गए। एक्चुअली हमारे पास ना tan x की जो डिफरेंशिएशन है, ये हमें डिफरेंशिएशन कह रहा हूँ, tan x की जो इंटीग्रेशन है वो हम मैथ्स में ज्यादा पढ़ते हैं, उसको इसकी हम डेरिवेशन उसमें देखते हैं, लेकिन वो हमारे स्कोप से बाहर है, और tan x की इंटीग्रेशन की तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है। सही बताऊं तो ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं है, फिर भी अगर तुम कहते हो बता देता हूँ, ln secant x, ln secant x क्या जरूरत है? कभी जरूरत ही नहीं पड़नी इसकी, कभी जरूरत ही नहीं पड़नी, तो क्यों जानना। ठीक है, तो बस इतना यहाँ तक पहुंच गए तो ठीक है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंशिएशन में क्या था, चेन रूल, उससे हम कैसी चीजों का हल निकालते थे, साइन 2x या साइन x cos x, है ना, अंदर ही। तो इसमें हमारे पास क्या करना पड़ेगा, मान लो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या लिख दो, इस पूरी चीज की इंटीग्रेशन लिखो, ये हो जाएगी माइनस cos 2x, एंगल को ऐसे रहने दो, और एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे लिख दो, ये हो जाएगी 2। ठीक है, ऐसे कर दो बस, tan 3x, tan 3x। अब मैंने ये चलो बता देता हूँ, ln secant 3x, ये मैंने वैसे बता दिया, काम का नहीं है, काम का नहीं है, अगर बता दिया तो याद कर लो, वैसे इतना काम का नहीं है फॉर्मूला। ठीक है, हम मतलब फिजिक्स के हिसाब से काम का नहीं है। ठीक है, मैथ्स में तो
ठीक है, बस एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे लिख दो। ये काम क्या है, देखो ये चीज सीकेंड स्क्वायर 4x, ये आ जाएगा tan x tan 4x अपॉन 4 प्लस सी। बस एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे लिखते जाओ। सिर्फ ये एंगल में ही नहीं, अगर मान लो अगर मान लो और क्या एग्जांपल लें, इंटीग्रेशन e की पावर 3x, इसको कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा e 3x अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब फटाफट हम ना एक बार डेफिनेट के एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और फिर हम एलिमेंट पे चलते हैं जो मेन चीज है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है, देखो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपल सी। क्या करो, इंटीग्रेट करो, एक्स क्यूब बाई 3 2 और 1, ये अब लिमिट अभी लगी हुई है, ये प्लस सी तो लगाना ही नहीं, बार बार वो आदत पड़ गई। हाँ, तो अब जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले एक बार 2 डालो, ऊपर अपर लिमिट को पहले डालना है, ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। डालो, ये आ जाएगी 2 क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3। ठीक है, ये आ जाएगा। बस क्या करना है, पहले अपर लिमिट एक बार आंसर में डालनी है, एक बार लोअर लिमिट डालनी है और माइनस करना है दोनों को। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सारे फॉर्मूले वही है, सब कुछ वही है, बस ये लिमिट्स डाल दिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये लिमिट तो लगा दे दूं, लिमिट क्या दे, 0 से लेके पाई बाय 3, 0 से लेकर पाई बाय 3 है, पाई बाय 3 पता है ना, तो पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा dx प्लस कॉस एक्स dx पाई बाय 3 ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस कॉस एक्स माइनस वाला, चाहे तुम एक साथ भी डाल सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसमें भी सेम आंसर आना था, बस मैंने ऐसे बांट के एक बार दिखा दिया क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा 0 पाई बाय 3 0 पाई बाय 3 साइन एक्स 0 पाई बाय 3 प्लस, बार बार मेरे को बात पड़ गई है, कोई नहीं। तो यहाँ पे बस एक बार ना पहले पाई बाय 3 डालना, चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं। तो एक बार पाई बाय 3 डाल लूंगा तो ये आ जाएगा पाई क्यूब अपॉन 27 लेकिन एक और 3 नीचे है, तो ये आ जाएगा 81 माइनस एक्स में जब 0 जाएगा तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा, -0 प्लस कॉस एक्स में पाई बाय 3 जाएगा तो वो बनेगा 1/2, लेकिन माइनस है तो -1/2, 0 जाएगा तो 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा -1 माइनस के माइनस, तो ये बीच का माइनस मत भूलना, ठीक है, प्लस साइन एक्स में पाई बाय 3 जाएगा तो ये बनेगा √3/2 माइनस साइन 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर स्टार्ट करेंगे टेकिंग एलिमेंट का टॉपिक है। एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा, जैसे कि अब हम कई जगह पढ़ते हैं रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फ्लूइड्स, कई जगह हम एलिमेंट को लेंगे डेरिवेशंस के अंदर है, तो इसका काफी यूज आता है। जैसे कि अब एग्जांपल दिखाता हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल, मान लो ये एक स्क्वायर है, अभी हम सर्कल में जाएंगे, देखो ये एक्चुअली एक बहुत ही पतली स्ट्रिप, मान लो इसकी लेंथ L है, और इस पतली सी स्ट्रिप का, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, देखो बड़ा बनाता हूँ ताकि सबको,
अच्छा ये मान लो ये पतली सी स्ट्रिप है और इसकी लेंथ एल है, ये एक स्क्वायर है, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो है dx। इस स्ट्रिप की थिकनेस जो है वो है dx। अब मैं कहूं इस अगर ये स्क्वायर है तो इसकी ये लेंथ भी एल होनी चाहिए। अगर ये dx को अगर ये dx को मैं l से अगर ये dx को मैं l से मल्टीप्लाई करूंगा, dx को मैं l से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। l को dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये किसका एरिया मिल जाएगा, स्ट्रिप का। और और इसे समेशन करेंगे तो समेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके एल तक, जीरो से लेके जब मैं एल तक इसका समेशन करूंगा तो मेरे पास इस पूरे का एरिया आ जाएगा, इस पूरे का एरिया आ जाएगा। लेकिन इसमें समेशन वाला हमारा चल जाएगा, इसमें हमारा समेशन चल जाएगा, इसमें हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे पास एक कह सकते हैं रेगुलर फिगर। रेगुलर फिगर तो कई सारी होती हैं, लेकिन अगर मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है तो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक x डिस्टेंस पे एक पतली सी स्ट्रिप पकड़ो, यहाँ पे एक पतली सी क्या पकड़ो, स्ट्रिप पकड़ो। मुझे पता है शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा लगता है, एक स्ट्रिप पकड़ो। x डिस्टेंस पे क्यों पकड़ी है? अरे यार देखो, जो हमें एक वेरिएबल x मानते हैं तो हमें जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है हम ज्यादा वही रेडियस लेके चल लेते हैं एलिमेंट का, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो ही उसी वेरिएबल की dx ले लो, है dx ले लो। x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट पकड़ो जिसकी थिकनेस है dx, जिसकी थिकनेस है dx। अच्छा, अब ये dx को इस पूरे सर्कल को, ये जो मैंने काटा है, इसको एकदम ऐसे बाहर निकाल लो, मतलब हाथ में ऐसे इमेजिन करो पकड़ा हुआ है, इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा फाड़ा, इसको पूरा ऐसे मैंने खोल के रख दिया, है, इसको मैंने खोल के रख दिया, इसकी थिकनेस अभी भी dx है, समझो ना। ये जो मैंने पूरी ली थी, इसको मैंने मान लो ये एक कागज की बनी है, ये जो स्ट्रिप है इसको मैं एक कागज की बनी है, ये पूरा मैंने इसमें से ऐसे बोर्ड में से बाहर निकाला है, मेरे हाथ में एक सर्कल है, इसको मैंने ऐसे फाड़ लिया थोड़ा सा और पूरा ऐसे खोल के रख दिया, ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, सर्कल का जो ये हमारे पास सर्कल है, ये बहुत ही पतला है, तो लगभग लगभग ये एक 2D सर्कल ही बना हुआ है ना। ये मतलब इसे 3D ना इमेजिन करना, इसे 2D इमेजिन करना, क्योंकि dx तो नेग्लिजिबल है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस होएगा वो होएगा 2 पाई आर, है 2 पाई आर। लेकिन r यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे x, r इसका क्या है, x। तो क्या ये चीज 2 पाई x है, इसका r जो है वो x के इक्वल है, तो ये 2 पाई x है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए, इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए, तो वो स्मॉल एरिया वो होएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स, क्या यही होएगा, ठीक है। अब अब यहाँ पे ये एक वेरिएबल इक्वेशन है, इस यहाँ पे तुम्हारा, तो यहाँ पे समेशन नहीं चलेगा, यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। कहां से लेकर कहां तक, ये मान लो इस पॉइंट पे जब मैं हूं तो मेरा r 0 है, और जब मैं यहां तक पूरे तक, मुझे पूरे का एरिया चाहिए ना, इस पूरे का, ये तो मैंने एलिमेंट लिया था, ये पूरे का एरिया चाहिए, ये पूरा रेडियस कैपिटल R ले लो, कुछ भी ले लो, कैपिटल R है, कैपिटल R। जब मैं कैपिटल R तक इंटीग्रेट करूंगा, कैपिटल R तक, जीरो से लेकर कैपिटल R तक इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा पूरा एरिया आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये बन जाएगा 2 पाई, ये जो 2 पाई है ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 2 पाई इंटीग्रेशन x dx, ये बन जाएगा जीरो से लेके r, ये आ जाएगा 2 पाई, एक मिनट यार ये जगह नहीं है, 2 पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेके r, ये बन जाएगा 2 पाई r स्क्वायर बाई 2, कट गया, तो ये पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा, इसे इंटीग्रेट करके देख लेना, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वो हमें पता है? तो ये ऐसे आता है इसका एरिया। थोड़े और हम देखते हैं, एक बार इससे पहले देखो, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे एक सिलेंडर का, ठीक है, एक वॉल्यूम निकालते हैं हम सिलेंडर का। ये हमारे पास
ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। अब इसमें क्या करना है, इसका कैपिटल आर रेडियस है और हाइट एच। क्या करना है तुम्हें, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो एक काम करो, ये एक एलिमेंट पकड़ो, एलिमेंट पकड़ो। अब कितनी भी दूर एलिमेंट पकड़ो, है कितनी भी दूर एलिमेंट पकड़ो, एक सर्कल एलिमेंट पकड़ रहा हूं ना मैं, तो ये तो देखना पड़ेगा, है ये देखना पड़ेगा शेप के हिसाब से एलिमेंट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या कहाँ होना चाहिए। ये तुम्हें शेप के हिसाब से अलग अलग जगह पे देखना पड़ेगा। जब हम डेरिवेशंस करेंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे तुम फिजिक्स में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा माइंडसेट भी बनता जाएगा, इसके लिए चिंता मत करो। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल चीज लगती है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल एलिमेंट है, इसकी थिकनेस मान लो dx है। एक सर्कल है पतला सा जिसकी थिकनेस dx है। अच्छा, कितनी भी दूर, कितना भी मतलब कैसा भी पकड़ो तुम एलिमेंट, इसका रेडियस तो क्या आर ही रहने वाला है ना, जितनी भी दूर पकड़ो। ये तो समझ में आती है बात। तो अब इसकी dx, ये जो है हमारे पास, ये देखो ये चीज है ना, ये जो चीज है, ये पतली सी थिकनेस की dx है, मान लो dx है। अगर ये dx है, इसका रेडियस r है, ये सर्कल है, मुझे पता है ये सर्कल लग नहीं रहा है, ये सर्कल लग नहीं रहा, लेकिन मुझे थिकनेस भी दिखानी है इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। ठीक है ना, ये जो चीज है इसकी थिकनेस मैंने दिखा रखी है, ये dx है और इसका रेडियस कैपिटल r है। ठीक है, तो हमारे पास इसका ये एक पतला सा सिलेंडर लग रहा है, ये पतला सा एक सिलेंडर लग रहा है जिसकी कुछ थिकनेस भी है, और थिकनेस हाइट का रोल प्ले कर रही है, थिकनेस इसकी हाइट का रोल प्ले कर रही है। तो मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, अगर मैं इस चीज का एरिया इसकी पतली सी dx से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वेयर dx, पाई आर स्क्वेयर dx। ये छोटे से एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट का क्या है, ये छोटे से एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट का ये का वॉल्यूम है। तो इसे dv लिख लेते हैं, मैंने इसमें भी da लिख लिया, इसे dv लिख लेते हैं। तो ये v आ जाएगा, इसकी तुम्हें लिमिट्स देखनी पड़ेगी कहां से कहां तक, 0 से लेके h तक, क्योंकि हाइट तक हम इंटीग्रेट करते जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ही एलिमेंट्स को मैं ऐड करता जाऊंगा। एक तरीके हमारे पास इंटीग्रेशन ऐड ही तो करना है, तो हमारे पास इसको मैं कर दूंगा तो ये मेरे पास वॉल्यूम दे देगा, ये बन जाएगा पाई पाई आर स्क्वायर। इसमें से कोई भी एक्स की टर्म लग रही है नहीं है ना, तो पाई आर स्क्वायर पूरा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dx 0 से लेके कैपिटल H। तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H, यही होता है वॉल्यूम इसका, है यही होता है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। ठीक है, देख लो देख लो, बस ये क्या करना है, इंटीग्रेशन पाई आर स्क्वायर dx, देख लो। बस क्या किए, एक मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, इसकी हाइट h थी, एक एलिमेंट लिया, इसकी जो थिकनेस है dx वो हाइट का रोल प्ले कर रही है एलिमेंट का, और रेडियस इसका अभी भी r ही है। जितनी जितनी भी दूर एलिमेंट पकड़ो, जितनी भी दूर पकड़ो है, उसका रेडियस तो r ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरिया को dx जो हाइट का रोल प्ले कर रही है उससे जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरे को एक स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम दे देगा। उसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से लेके h तक, फिर सारे के सारे ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स ना एक दूसरे से जुड़ के पूरा वॉल्यूम बता देंगे। है इंटीग्रेट मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ गया, देख लो।